सावित्री पूजा कर रही है। अंजलि चाय का प्याला लिए आती है। मुन्नी स्कूल बैग लेकर इधर-उधर दौड़ रही है। सावित्री पूजा करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए। हे भगवान, मेरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि देना। मेरे पति, बेटे, बहू और मेरी प्यारी मुन्नी को हमेशा खुश रखना। अंजलि मुस्कुराते हुए। माँ जी, ये लीजिए आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय। आज फिर सुबह सुबह मंदिर नहीं गई? आप तो हर रोज वहां की सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन करती हैं। सावित्री थोड़ा उदास। नहीं बहू, आज मन थोड़ा भारी है। तुम्हारे ससुर जी आजकल कुछ ज्यादा ही चुपचाप रहते हैं। ना बात करते हैं, ना हंसते हैं। पता नहीं क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है। मुन्नी दादी, मम्मी, मेरा टिफिन कहाँ है? स्कूल बस अब आएगी, मुझे देर हो जाएगी। और हाँ, मेरे लिए पराठा रखाना। अरे मेरी रानी, तेरा टिफिन तो तैयार है। देख, आलू का पराठा और अचार, ठीक वैसे ही जैसे तुझे पसंद है। चल, जल्दी से बस पकड़, वरना मास्टर जी फिर डांटेंगे। विकास आता है जल्दी में। माँ, पापा कहाँ हैं? सुबह से दिखे नहीं। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है और वो अपने फोन पर भी जवाब नहीं दे रहे। सावित्री चिड़चिड़ाते हुए। मुझे क्या पता, विकास। सुबह सुबह कहीं निकल गए, ना बताया, ना कुछ कहा। आजकल तो वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। अंजलि विकास को इशारा करते हुए, आप चिंता मत करो, विकास जी। ऑफिस जाइए, मैं माँ से बात कर लूंगी। शायद माँ जी को थोड़ा समय चाहिए। विकास सिर हिलाते हुए, ठीक है। ठीक है, अंजलि। माँ, मैं शाम को जल्दी आऊंगा, तब बात करेंगे। ठीक है, अंजलि। माँ, मैं शाम को जल्दी आऊंगा, तब बात करेंगे। विकास चला जाता है। सावित्री उदास होकर गार्डन में बैठ जाती है। रमेश एक साड़ी की दुकान पर है। उनके साथ कुसुम है, साड़ी लेकर निकल रहे। शर्मा जी पीछे खड़े होकर चुपके से अपने फोन से फोटो खींचते हैं। शर्मा जी अपने आप से। अरे, ये क्या माजरा है? रमेश जी के साथ ये औरत कौन है? सावित्री भाभी तो ऐसी साड़ियां नहीं पहनती। जरूर कोई बड़ा राज है। मुझे तो मोहल्ले में ये खबर फैलानी पड़ेगी। सावित्री रसोई में सब्जी काट रही हैं। अंजलि उनकी मदद कर रही है। तभी शर्मा जी आते हैं, चेहरे पर शरारती मुस्कान। शर्मा जी चहकते हुए। नमस्ते, भाभी जी। आज तो घर में बड़ा रौनक भरा माहौल है। कुछ खास बन रहा है क्या? कोई मेहमान आने वाले हैं? सावित्री गुस्से में। शर्मा जी, तुम्हें और कोई काम नहीं है? दिन भर की थकान के बाद अब तुम्हारी गपशप सुननी पड़ेगी। बोलो, क्या बात है? शर्मा जी हंसते हुए। अरे, भाभी, गुस्सा क्यों? मैं तो बस एक खबर लाया हूँ। आज मैंने बाजार में रमेश जी को देखा और वो अकेले नहीं थे। एक औरत के साथ साड़ी की दुकान पर थे, बड़े प्यार से साड़ी चुन रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो, शर्मा जी? मेरे रमेश जी किसी और औरत के साथ? तुमने जरूर गलत देखा होगा। अरे, भाभी, मैंने तो फोटो भी खींच लिया। देख लीजिए, ये रमेश जी ही है। अंजलि शांत करने की कोशिश में। शर्मा जी, आप ये फोटो दिखाना बंद कीजिए। माँ पहले से परेशान है। और माँ, आप शांत हो जाइए। शायद कोई गलतफहमी है। सावित्री रोते हुए। गलतफहमी? नहीं, अंजलि। इतने सालों की शादी, मैंने रमेश के लिए सब कुछ किया। और अब ये सब, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। तभी रमेश आते हैं, हाथ में एक बड़ा बैग। रमेश खुश होकर। सावित्री, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम्हारी पसंदीदा रंग की साड़ी और वो मिठाई जो तुम्हें बहुत पसंद है। सावित्री गुस्से में बैग को धक्का देते हुए। ये सब क्या है, रमेश जी? साड़ी, मिठाई, या फिर उस औरत के लिए ये सब खरीद रहे थे जिसके साथ तुम बाजार में घूम रहे थे? शर्मा जी ने सब बता दिया। रमेश हैरान। सावित्री, ये क्या कह रही हो?
शर्मा जी, तुमने ये क्या अफवाह फैलाई? शर्मा जी हड़बड़ाते हुए। अरे रमेश भाई, मैंने तो बस वही बताया जो देखा। अब मैं चलता हूँ, घर पर बीवी इंतजार कर रही है। शर्मा जी भाग जाते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सारा परिवार बैठा है। विकास ऑफिस से लौट चुका है। रमेश सामने खड़े हैं। विकास गंभीर होकर। पापा, ये सब क्या चल रहा है? माँ इतनी परेशान क्यों है? शर्मा जी ने मुझसे फोन पर कुछ कहा, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। सच बताइए। रमेश गहरी सांस लेकर। बेटा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन शायद मुझे पहले तुम सबको बताना चाहिए था। मैंने कुसुम से शादी कर ली है। सावित्री रोते हुए, चिल्लाते हुए। शादी? रमेश, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की और तुमने मुझे इस तरह बेइज्जत किया। अंजलि हैरानी से। पापा, लेकिन ऐसा क्यों? माँ के साथ क्या कमी थी? आपने इतना बड़ा फैसला बिना बताए कैसे ले लिया? रमेश उदास होकर। सावित्री, कमी तुम में नहीं थी, कमी कुसुम की जिंदगी में थी। वो विधवा है, उसका कोई सहारा नहीं। उसका पति सालों पहले गुजर गया और समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया। मैंने उसकी मदद के लिए ये कदम उठाया। सावित्री गुस्से में, तो उसे घर में लाकर मेरी बेइज्जती क्यों की? क्या मैं इतनी बुरी थी कि तुम्हें दूसरी औरत की जरूरत पड़ी? कुसुम अंदर आते हुए नम्रता से। सावित्री जी, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ आपका हक छीनने नहीं आई। मैं बस एक छोटा सा सहारा चाहती थी। रमेश जी ने मुझे एक नई जिंदगी देने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसके लिए आपका दिल दुखे। विकास गुस्से में। पापा, ये सब सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपने हमें बिना बताए इतना बड़ा फैसला लिया। क्या हमारा कोई हक नहीं इस परिवार में? रमेश दुखी होकर। विकास, मैं नहीं चाहता था कि तुम सब परेशान हो, लेकिन कुसुम को इस घर में लाना जरूरी था। मैंने उसे वचन दिया था कि वो अकेली नहीं रहेगी। सावित्री उदास बैठी है, हाथ में पूजा की थाली लिए। अंजलि उनके पास आती है। अंजलि नरम स्वर में। माँ, आप सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। ऐसे उदास रहेंगी तो घर कैसे चलेगा? मुन्नी भी आपकी उदासी देखकर परेशान है। सावित्री रोते हुए। अंजलि, मेरी पूरी जिंदगी रमेश जी के नाम थी। मैंने हर सुख दुख में उनका साथ दिया, और अब वो किसी और को घर ले आए। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? मेरा दिल टूट गया है, बहू। अंजलि समझाते हुए। माँ, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन कुसुम जी की बातें सुनकर मुझे लगा कि वो सच में अकेली हैं। और पापा ने जो किया, वो शायद उनके दिल की अच्छाई की वजह से किया। क्या हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर सकते? सावित्री गुस्से में। समझने की कोशिश? अंजलि, तुम्हें क्या पता एक औरत का दर्द? जब तुम्हारी जगह कोई और लेने आए, तब तुम्हें समझ आएगा। तभी कुसुम आती है, हाथ में एक गिलास पानी लिए। तभी कुसुम आती है, हाथ में एक गिलास पानी लिए। सावित्री जी, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत दुख हुआ। मैंने रमेश जी से कहा था कि मैं इस घर में नहीं आना चाहती, लेकिन उन्होंने जिद की। मैं यहाँ सिर्फ एक छोटा सा कोना मांग रही हूँ। मैं आपका कभी अपमान नहीं करूंगी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। सावित्री चुप रहकर गहरी सोच में। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन मेरे दिल को वक्त चाहिए, कुसुम। मैं तुम्हें अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। मुन्नी दौड़कर आती है। मुन्नी मासूमियत से। दादी, आप उदास क्यों हो? नई दादी ने मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाई। वो कह रही थी कि वो मुझे रोज नई नई कहानियां सुनाएंगी। सावित्री मुन्नी को देखकर पिघलते हुए। ठीक है मेरी बच्ची, अगर तुझे अपनी नई दादी अच्छी लगती है, तो शायद मुझे भी उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। विकास हंसते हुए। माँ, आज तो आप बहुत खुश दिख रही है। और ये क्या, आप और कुसुम जी मिलकर चाय पी रही है?
ये तो चमत्कार है। सावित्री मुस्कुराते हुए। हाँ बेटा, मैंने बहुत सोचा, गुस्से से क्या हासिल होगा। कुसुम भी इस परिवार का हिस्सा है और उसने मुझे दिखाया कि वो मेरे लिए सम्मान रखती है। कुसुम आभार से। सावित्री दीदी, आपने मुझे अपनाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि इस घर में कोई दुख न आए। रमेश खुश होकर। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा परिवार सबसे प्यारा है। सावित्री, तुमने और कुसुम ने मिलकर मेरी जिंदगी को और खूबसूरत बना दिया। अंजलि मुन्नी से। और तू अपनी नई दादी से क्या सीख रही है? नई दादी मुझे गाना सिखा रही हैं और वो बहुत अच्छी पकौड़े भी बनाती हैं। मम्मी, तुम भी खाओ ना। तभी शर्मा जी आते हैं। शर्मा जी हंसते हुए। अरे भाभी, अब तो दो दो भाभी है। मोहल्ले में तो चर्चा गर्म है। कोई मुझे भी बताए कि ये सब कैसे हुआ। सावित्री हंसते हुए। शर्मा जी, तुम अपनी गपशप बंद करो। आओ, चाय पियो और अब इस घर की इज्जत की बात करना। सब हंसते हैं। माहौल खुशी से भर जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। यह कहानी ऐसी लड़की की है जो अपने लिए कभी खड़ी नहीं हो पाई, जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोक न सकी। और इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक बाप और बहन ने मिलकर बहन पर अत्याचार कर रहे उसके पति को सबक सिखाया। कहानी शुरू होती है अब। प्रिया एक कमरे के कोने में बैठी है, रो रही है सिसक कर। रवि गुस्से में चिल्ला रहा है। अरे, क्या कहूं तुझसे? तुझसे घर का एक काम भी ढंग से नहीं होता। हर एक दिन कोई ना कोई नई गलती होती है तुझसे। आखिर कब सीखेगी तू? मेरी उम्मीदें अब टूटती जा रही हैं। प्रिया खड़ी होती है। फिर से रवि प्रिया को थप्पड़ मार देता है। प्रिया अपने मायके में बैठी है, चेहरा सूजा हुआ है। प्रिया के पापा आ जाते हैं। शंकर जी उसे गौर से देख रहे हैं। शंकर परेशान होकर। बेटा, ये सब क्या है? तेरे चेहरे को क्या हुआ है? मुझे देखकर बता, क्या हुआ है तुझे? प्रिया रुक कर। पापा, रवि ने मारा। गैस सिलेंडर की तरफ धक्का दे दिया था। कह रहा था मैं निकम्मी हूं। शंकर की आंखों में गुस्सा आ जाता है और बोलता है। बस अब यह सब बहुत हो गया है। मैंने बहुत धैर्य रखा, बहुत समझाया, लेकिन अब मेरी सहनशीलता जवाब दे चुकी है। एक बाप होने के नाते यह मेरा फर्ज है कि मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं, और अब मैं खुद ही उसका असली इलाज करूंगा, ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। प्रिया के पापा उस कंपनी को खरीद लेते हैं ताकि वो रवि को सबक सिखा सके। शंकर बिजनेस सूट में उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में है। शंकर जी, आपने कंपनी खरीद ली है, अब क्या प्लान है? कंपनी तो खरीद ली है, पर मजा तब आएगा जब मेरा काम पूरा होगा। कंपनी में एक आदमी काम करता है, रवि शर्मा। अब उसका नया बॉस मैं चुनूंगा। क्यों? कि उसको ऑफिस या घर में रहने का तरीका सीखना है। और फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोलता है। और एक ऐसा बॉस उसे उसकी ही भाषा में समझाएगा। रेखा मैडम तेज चाल से ऑफिस में प्रवेश करती है, आत्मविश्वासी और सख्त अंदाज। ऑफिस में नई बॉस की एंट्री होती है। बॉस का स्वागत करने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। बॉस बोलती है। रवि, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है कि तुम जिस काम को हाथ में लेते हो वो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होता। बॉस से तारीफ सुनने के बाद रवि बोलता है। हाँ बॉस, अपने सही सुना है। काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो मैं कर ही देता हूँ। टाइम कितना भी काम हो फिर भी मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, तुम मेरे ऑफिस में आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट काम है, और अगर तुम कर दो गए तो जल्दी ही तुम्हारा प्रमोशन पक्का। 10 मिनट में रवि मैडम से मिलने के लिए मैडम के ऑफिस में जाता है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। यह है वह सारी फाइलें जो मुझे किसी की भी कीमत पर कल शाम तक पूरी चाहिए। रवि सारी फाइल देखकर परेशान हो गया। रवि ने मैडम से बोला।
मैडम इतनी सारी फाइलें मैं कल तक आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको यह सारी फाइल का काम कल तक चाहिए तो मेरे साथ 2-3 और एम्प्लॉइज लगा दीजिए। मैडम गुस्सा करते हुए, प्रमोशन तुमको ही चाहिए, किसी या किसी और को दे दूं? ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कल शाम तक यह सारी फाइलें दे दूं। ये बोलकर रवि वहां से चल जाता है। उसके जाने के बाद मैडम हंसने लगती है और अपने आप से बोलती है, मुझे पता है, यह काम कल तक तो होने वाला ही नहीं है, और जब यह काम करके नहीं आएगा तब मैं इसकी रेल बनाऊंगी, तब इसको पता चलेगा कि मार का दर्द क्या होता है। पूरी रात काम करने के बाद भी रवि वो काम पूरा नहीं कर पाता। अगले दिन शाम को रवि को अपनी केबिन में बुलाती है और काम का अपडेट मांगती है। तब रवि धीरे आवाज में बोलता है, मैडम मैंने पहले ही कहा था कि यह सारा काम मेरे अकेले से नहीं होगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनते ही मैडम में जोर से रवि को चांटा मार दिया। रवि मैडम को गुस्से से देखने लग गया। अगर तुम चाहते हो कि केबिन की बात बाहर न जाए, तो जल्दी जाओ और यह कल तक काम कंप्लीट करके ले आओ। अगर यह काम कल तक नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, और अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश करी, तो मैं तुम पर छेड़छाड़ का केस कर दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा क्या, और कुछ समझने की जरूरत है। ये सब सुनकर तभी चुपचाप ऑफिस से बाहर चला जाता है और काम करने लग गया। पर काम इतना ज्यादा था कि वह अगले दिन भी काम पूरा नहीं हुआ। शाम को बॉस ने रवि को ऑफिस में बुलाया। रवि, मुझे लगता है तुमने सारा काम खत्म कर दिया होगा, तो मुझे आज निराश नहीं करोगे। काम बहुत ज्यादा है जो कि मैं लगातार 2-3 दिन से कर रहा हूं, फिर भी खत्म नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन और लग जाएंगे। बॉस गुस्से में आकर फिर से एक बार रवि को चांटा मार देती है और बोलती है, काम को काम के तरीके से करना चाहिए, तुमने तो इसको मजाक बना दिया, निकल जाओ यहाँ से। तभी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। रवि 3 दिन बाद अपने घर जाता है। प्रिया उससे पूछती है, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? प्रिया को सब कुछ बताता है। तो आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ऐसी बॉस तो आज तक मैं किसी ऑफिस में नहीं देखी, जो अपने एम्प्लॉय को काम के लिए मार रही है। दूसरी बात, ऑफिस में इतना सारा स्टाफ है, काम का लोड आपको ही क्यों है, आपके साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो यह बात कभी सोचा ही नहीं कि ऑफिस में इतना स्टाफ है। फिर भी बॉस ये काम मुझे ही क्यों दिया है? बॉस मुझे से क्या चाहती हैं, या वह मुझे मेरी किसी गलती का बदला ले रही है? आप खाना वाना खा लो। अभी मेरा मन नहीं है खाने का, थोड़ी देर में खाऊंगा तो बता दूंगा। आपसे मिलने पापा आए थे, पर मैंने उनको बताया कि ऑफिस में अर्जेंट काम होने की वजह से आप कुछ दिन तक घर नहीं आएंगे। ठीक किया तुमने। अगली सुबह प्रिया के पापा घर पर रवि से मिलने आते हैं और वह रवि से पूछते हैं। रवि, जॉब कैसी चल रही है? वो सोचने लगता है कि क्या पापा को बताना सही रहेगा या नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगे हो? पापा जी, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, कुछ समस्याएं ऑफिस में चल रही है, पर मुझे पता नहीं कि यह सारी चीज मेरे साथ ही क्यों हो रही है। बेटा, मैं भी तुम्हारे पिता समान हूँ। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूंगा? कुछ दिन पहले ही मेरी कंपनी को किसी ने खरीदा है। मेरी जो नई बॉस है, मुझे नहीं पता कि वह मुझसे क्या चाहती हैं, पर मुझे लगता है कि काम के बहाने मुझे से किसी चीज का बदला लेना चाहती है। बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम ऐसा कह रहे हो? और क्या आधार है तुम्हारे पास कि तुम जो सोच रहे हो वह सही सोच रहे हो? प्रिया दोनों की बात सुन रही थी और पापा की ये बात सुनकर वो कमरे में आ जाती है। पापा, क्योंकि ऑफिस में 15 या 20 बंदों का स्टाफ है, परंतु उनकी मैडम ने ये सारा काम इनको ही दे रखा है। 15 दिन का काम एक ही बार में दे दिया है और हर दिन बोलती हैं कि काम हुआ या नहीं। शाम को एक बार बुलाती है अपडेट के लिए, और जब जब इन्होंने उनका काम का अपडेट बताया कि इस काम को करने में और भी समय लगेगा, तब तब इनकी बॉस ने इनको थप्पड़ मारा है। मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कि एक बॉस अपने एम्प्लॉय को थप्पड़ मार रही है। बेटा, बात तो सही बोल रही हो, पर किस बात का बदला हो सकता है? बात तो ये ही है कि किस बात का बदला। रवि वहां से उठकर चला जाता है। पापा प्रिया को पार्क में ले जाते हैं
और उसे सब सच बता देते हैं कि उसे कंपनी को किसने खरीदा है, और प्रिया को बताते हैं कि उसके नई बॉस और कोई नहीं, तेरे मामा की लड़की है। और उसको मैं नहीं यह सब करने के लिए बोला है, क्योंकि रवि को भी पता चले कि किसी पर हाथ उठाने से कितना दर्द और कैसा महसूस होता है। जब तक इंसान को खुद से महसूस नहीं होगा, तब तक वह नहीं सुधरता। पापा यह क्या कर दिया आपने? जिसको जैसा समझ आता है, उसको वह उसी भाषा में समझाना चाहिए। रवि भी वहां घूमता हुआ आ जाता है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। प्रिया के पापा वहां से घर चले जाते हैं। पापा के जाने के बाद प्रिया भी वहां से चली जाती है। तब रवि अपने दोस्त रमेश को फोन करके पूछता है। कुछ पता चला कंपनी किसने खरीदी है? रमेश उसे बताता है। कंपनी तुम्हारे ससुर जी के नाम है। ये सुनकर रवि शॉक हो जाता है और रमेश से बोलता है। यह बात तो ससुर जी ने बताया नहीं ना, यह बात मुझे प्रिया ने बताई है। रमेश, हो सकता है तुमसे कोई धोखा हुआ हो, एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या सच में वह मेरे ससुर जी नहीं खरीदी है। हाँ, यह कंपनी तुम्हारे ससुर जी नहीं खरीदी है, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं तुम्हारे ससुर जी की फोटो देखी है। मैं इसलिए 100% श्योर हूं। और यह जो बॉस है, यह भी तुम्हारे ससुर जी की कोई रिश्तेदार है, जो कि विदेश से पढ़कर आई है और जिसे कभी भी तुम नहीं मिले हो। रमेश, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे ससुर जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वह मुझसे क्या चाहते हैं। अगर उनको कुछ चाहिए था तो वह मेरे से बोल सकते हैं, मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? भाई, मुझे नहीं पता, यह तेरे घर का मैटर है, पर मैं इतनी सलाह दे सकता हूं कि तू एक बार भाभी से बात कर, क्या पता भाभी कुछ बता दे। तू ठीक कहता है, मैं एक बार प्रिया से बात करता हूं कि क्या कंपनी पापा की है। अगर उनकी है तो वह मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। फोन काटने के बाद रमेश जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी भी बॉस उसके पीछे खड़ी होती है। बॉस रमेश और उसको बोलता है। बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो, तुम ही पता है कि मैं रवि के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे नहीं पता। बैठो, मैं बताती हूँ। तुम्हें यह तो पता चल ही गया है कि मैं रमेश की बीवी की बहन हूँ, तो मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहती हूँ कि रवि अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। यह एक दिन की बात नहीं है, वह डेली 1-2 थप्पड़ अपनी बीवी को मारता ही रहता है। उसको सबक सिखाने के लिए मेरे मामा जी ने यह कंपनी खरीदी है और मुझे इस कंपनी का बॉस बना दिया है कि मैं रवि को सबक सिखा सकूं, जिससे उसको पता चले कि दर्द क्या होता है। अगर वह अपनी बीवी पर हाथ उठाता है तो वह सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि एक औरत भगवान का रूप होती है, जिससे कि उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है। एक औरत घर की लक्ष्मी होती है। अगर ऐसा करता है तो आपने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ। परंतु बात यह है कि जैसा कि मैं उसको सब कुछ बता दिया है, तो हो सकता है वह अपनी बीवी से पूछने के लिए जा रहा है, और अगर उसकी बीवी उसको कुछ नहीं बताएगी तो हो सकता है वह अपनी बीवी पर दोबारा से हाथ उठाए। मेरे हिसाब से आपको उसके घर जाना चाहिए। उसकी बॉस तुरंत अपने अपने मामा को फोन करके सब कुछ बता देती है। प्रिया के पापा पुलिस के पास जाते हैं और प्रिया की बहन को रास्ते में मिलने के लिए बोलते हैं। प्रिया रवि के पास होती है। आते ही रवि पूछता है। प्रिया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा ने कोई कंपनी खरीदी है? जी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं? कहाँ खरीदी है? अगर आपको पता है तो मुझे भी बताइए, क्योंकि पापा ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। रवि गुस्से में। प्रिया, तुम्हें ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तो मुझे सच सच बता दो, वरना आज मैं तुम्हारा यह हाल करूंगा कि तुम देखते रहोगी। प्रिया डर से। मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता है, इतने दिन से जो मैं परेशान था, कंपनी खरीदने वाला इंसान कोई और नहीं तुम्हारे पापा है। मुझ पर हाथ उठाने वाली और कोई नहीं तुम्हारी बहन है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा ऐसा क्यों करवा रहे हैं। ये सब बोलकर रवि फिर से हाथ उठाने लगता है और जैसे ही रवि प्रिया को एक थप्पड़ मारता है, प्रिया के पापा, बहन और पुलिस 3 वहां पहुंच जाती है। तेरी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक लड़की पर तू हाथ उठाता है और वो लड़की तेरे को जवाब नहीं देती।
इसका मतलब तू बहुत बड़ा शेर हो गया। आज चल थाने, मैं तुझे बताता हूं कि शेर किसको कहते हैं। आज तुझे इतना मारूंगा कि तू जिंदगी में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगी। पुलिस वालों के पैर पड़ जाती है। वह बोलती है, आप रवि को माफ कर दिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बेटा यह क्या बोल रही है तू? आज जब इसको सबक सिखाने का मौका है तो तू इसके लिए पुलिस वालों से माफी मांग रही है। यह माफी के काबिल नहीं है। इसको ले जाना जरूरी है। जब तक 10 से 15 दिन पुलिस वाले इसको अच्छे से पीटेंगे नहीं, तब तक इसको समझ नहीं आएगा कि किसी औरत पर हाथ उठाने की सजा क्या हो सकती है। प्रिया, तुम बहुत भोली हो। मामा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। फिर इस इंसान को तो जेल में ही होना चाहिए। पापा तो 10 दिन के बाद कर रहे हैं। मेरा बस चलता तो मैं तो सालों साल इसको जेल में रखती और डंडे से मारती भी। सबके हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे बस एक मौका दो। तुझे मैं गलती से भी एक मौका नहीं दूंगा। मैं भी तुझे एक मौका भी नहीं दूंगी। पापा एक बार माफ कर दो, बहन एक बार माफ कर दो, आगे से यह नहीं करेंगे। प्रिया के बोलने के बाद दोनों माफ कर देते हैं और पुलिस वाला बिना रवि को गिरफ्तार किए बिना चला जाता है। इस कहानी समय यह सीखने को मिलता है, औरत घर की लक्ष्मी होती है और किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। तो आपको औरतों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रिया के पापा ने रवि के साथ सही किया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। इस कहानी में आप देखोगे कि कैसे हमने अपनी बेशर्म भाभी को सबक सिखाया। शादी के बाद एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो उस परिवार के संस्कारों को आगे बढ़ाए। कहानी की शुरुआत। एक छोटे से गांव सुनीता देवी नाम की एक औरत रहती थी, जिसके पास एक बेटा और 2 बेटियां थी। तीनों बच्चों की पढ़ाई सुनीता देवी ने अकेले खेती करके करवाई थी। रतन पढ़ने में बहुत होशियार था और 12वीं में उसने अव्वल नंबर लाए था। अब वो ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, जिससे कि माँ पर सारा बोझ न पड़े और कम से कम वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। रतन की 2 बहनें थीं, एक का नाम प्रीति और दूसरे का नाम रिया था। दोनों बहनें पढ़ने में बहुत होशियार थी और दोनों ने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त करे थे 12वीं में। रतन की शादी की उम्र हो गई थी, क्योंकि माँ सुनीता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी। माँ सुनीता देवी बहुत जगह रिश्ते देखकर आई, परंतु उन्हें कोई भी लड़की समझ में नहीं आई। रतन ऑफिस में काम करता था, उधर ही उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। रतन काम की तलाश में अक्सर शहर में रहता था, क्योंकि पढ़ लिख कर उसका काम शहर में लगा था। तो साल में 1-2 बार वह माँ के पास आ जाया करता था। ऑफिस में जिस लड़की से रतन को प्यार हुआ था, उसका नाम वर्षा था। वर्षा काफी मॉडर्न ख्याल की थी और मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद करती थी। रतन को इस ऑफिस में काम करते हुए 2 साल हो गए थे और पिछले 1 साल से रतन और वर्षा का रिलेशनशिप चल रहा था। रतन ने वर्षा से कहा, हमारे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें मेरे गांव में रहना पड़ेगा मेरी माँ के साथ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और दूसरी बात, वहाँ के लोग यह कपड़े पहनना संस्कार नहीं समझते। वर्षा ने बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा जो पहनावा है मैं वही रखूंगी, मैं किसी के लिए बदल नहीं सकती। रतन के बहुत समझाने के बाद वह मान जाती है। रतन अपनी माँ को भी शादी के लिए मना लेता है। शादी के कुछ दिनों सब कुछ ठीक चला, परंतु कुछ दिनों बाद से ही वर्षा अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है और छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। वह छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती थी। कुछ लोग देखकर बात करते हैं कि किसकी बहू है जो ऐसे कपड़े में घूम रही थी। ये रतन की बहू है, वो तो रहता नहीं है, इस बात का बहुत फायदा उठा रही है। सुना है इसके माँ पापा बहुत अमीर है, लाखों का काम करते हैं। हाँ, सही सुना है तुमने। माँ ने ये बात रतन को नहीं बताई, क्योंकि वह शहर में रहता था और माँ नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मियाँ बीवी में झगड़ा हो।
वर्षा का पहनावा दिन ब दिन और छोटा होता जा रहा था, जिसे देखकर लोग अपनी आंखें बंद कर लेते थे। एक दिन वर्षा की पड़ोसी ने वर्षा को रोक दिया। बेटा, यह कपड़े पहन के नहीं निकलने चाहिए। तुम पढ़े लिखे, अच्छे संस्कार वाली है, तुम्हें यह सारी चीज शोभा नहीं देती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं गांव वालों की तरह गंवार नहीं हूँ। तो मेरी जो इच्छा करेगी मैं वह पहनूंगी और मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। बेटा, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं होता कि आप अपनी संस्कृति भूल जाएं। हमारी संस्कृति हमें साड़ी पहनना सिखाती है और एक औरतों को हमेशा पर्दे में ही रहना चाहिए। यह पुराने जमाने की बातें मैं नहीं मानती। मैं आराम से जीने और जीने दो में विश्वास करती हूँ। आपकी जो इच्छा है आप पहनो खाओ और मेरी जो इच्छा है वह मैं पहनूंगी और खाऊंगी। ये सारी बातें सुनकर वर्षा की पड़ोसन चली गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस लड़की को समझाकर कोई फायदा नहीं है। दोनों नंद भाभी को बड़े दिन से देख रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि दोनों बहन छोटी है। परंतु एक दिन प्रीति ने अपनी भाभी से बोला, भाभी, यह गाँव है, यहाँ पर इस तरीके का पहनावा नहीं चलता। आपसे गुजारिश है कि आप ये छोटे कपड़े न पहने। बेटा, अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है जो तू मुझे समझा रही है। अभी तो तुम बहुत छोटी है और माँ जी मुझे कुछ नहीं बोलती तो तुम बोलने वाली कौन होती हो। ये सब सुनकर दोनों बहनें रोती हुई चली गई। शादी के बाद से रतन महीने में एक बार गाँव आया करता था, जो कि दूसरा शनिवार हुआ करता था। वह 2 दिन की छुट्टी बिताकर जाता था। उसे दिखाने के लिए वो गाँव के लोगों की तरह कपड़े पहन लेती थी। दोनों बहनों ने सोचा, भाभी को अब सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। दोनों बहनों ने कुछ दिन बाद भाई को कॉल करके बोला, जिससे कि भाई आकर भाभी को रंगे हाथों पकड़ सके। भाई, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, आप छुट्टी लेकर आ जाओ। क्या हुआ है वर्षा को? वर्षा भाभी बीमार है कुछ दिनों से। ठीक है, मैं बॉस से बात करके छुट्टी लेता हूँ और साथ में वर्षा की माँ को भी बता देता हूँ। रतन वर्षा की माँ को कॉल करता है और बताता है, माँ जी, वर्षा की तबीयत खराब है, आपको मेरे साथ गाँव जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन रतन और रतन की सासू माँ गाँव आते हैं। घर पर वर्षा को नहीं देखते। रतन अपनी माँ से पूछता है, माँ, वर्षा कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। बेटा, वर्षा बाहर गई है, आती होगी थोड़ी देर में। माँ, सुना था वर्षा की तबीयत खराब है। हाँ बेटा, खराब थी पर अब ठीक है। देखते ही देखते 2 घंटे हो जाते हैं, पर वर्षा का कुछ पता नहीं होता। 2 घंटे बाद वर्षा को देखने के लिए वर्षा की माँ रतन और रतन की माता जी बाहर निकल जाते हैं। वह देखते हैं कि वर्षा एक रेडी वाले के पास कुछ खा रही है। रतन को वर्षा का पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं आया। रतन पास गया और बोला, वर्षा, यह क्या कर रही हो तुम और यह क्या पहन रखा है तुमने? वर्षा जल्दी से खड़ी होकर बर्गर रखकर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे सवाल मत करो, मुझे जवाब दो जो मैंने पूछा। मुझे भूख लग रही थी तो मैं बाहर कुछ खाने आ गई। ठीक है कि तुम बाहर आ गई, परंतु तुमने यह क्या पहन रखा है? मैंने तुम्हें समझाया था कि यह गाँव है, यहाँ के लोगों का पहनावा अलग है और तुम्हें गाँव के तरीके से रहने होगा। रतन, यह बात तुम मुझ पर थोप नहीं सकते। हर किसी इंसान का अपना जीने का ढंग अलग है। वर्षा की माँ पीछे से आती है। उन्होंने वर्षा की सारी बात सुन ली थी। बेटा, हर समाज का जीने का तरीका अलग होता है। जब आप किसी समाज में जाते हैं तो आपको उस समाज के हिसाब से ढलना होता है। यह बात मुझ पर भी लागू हुई है और यह बात तुम पर भी लागू होती है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी मुझे गांव से लेकर आए थे और मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी, परंतु समय के साथ और समाज के साथ मैंने अपने आप को बदला। तो बेटा, तुम्हारा भी कर्तव्य होता है कि तुम अपने परिवार के हिसाब से चलो, क्योंकि माँ बाप के बाद एक पति ही होता है जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। परंतु अगर वह पति ही दुखी रहेगा तो तुम्हें खुश कहाँ से रखेगा? सही कपड़े पहनने से संस्कारों का भी पता चलता है। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जो कि मैं चाहती हूँ दुनिया को भी वही चीज दिखे। माँ की ये सारी बातें सुनकर वो भावुक हो गई और रोने लगी और उसने रत्न से माफी मांगी।
और अपनी सास से माफी मांगी। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे कि आपकी इज्जत कम हो। रतन की माँ वर्षा को माफ कर देती है। सब खुशी खुशी घर चले जाते हैं। वर्षा ने घर आकर अपनी दोनों छोटी नंदों से रोते हुए माफी मांगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले।